हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर फर्स्ट है आपका, जिसका नाम विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन है। इंग्लिश में इसको स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कहा जाता है। इसकी एक क्लास हो चुकी है। आज हम लोग सेकंड क्लास में शैक्षिक नेतृत्व के कार्य को डिस्कस करेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने नेतृत्व का अर्थ पूरी तरीके से समझ लिया था कि नेतृत्व क्या होता है ना। इसकी परिभाषाओं को समझा था। शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ क्या समझा था हमने, नेतृत्व को समझा था और शैक्षिक नेतृत्व को भी समझ लिया था। परिभाषाओं को समझा था। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है, क्या होती है, महत्व उसके क्या हैं, इनको भी समझ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे शैक्षिक नेतृत्व के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो नेतृत्व हम लोगों ने समझ लिया था। नेतृत्व हमारा बना है नेता शब्द से, है ना। जो नेता होता है, जो अपने समूह को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है, वो नेतृत्व का कार्य कर रहा है। नेतृत्व को इंग्लिश में लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप हमारा लीडर से बना हुआ है। देखिए, नेतृत्व आपका और कई क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन शिक्षा से संबंधित जो नेतृत्व होता है उसको शैक्षिक नेतृत्व कहा गया है। जैसे आपके स्कूल में आपके क्लास टीचर, आपके प्राचार्य, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जो भी हैं, प्रशासक, ये सभी शैक्षिक नेतृत्व का कार्य करते हैं। जो नेता होता है वह गाड़ी का एक इंजन के समान है, जो अपने समूह को सही दिशा में ले जाने का काम करता है। किसी भी संगठन का कार्य संचालन करने के लिए नेतृत्व शक्ति की उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। यानी कि यदि कोई भी समूह अपने सही अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, कोई संस्था अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती है, तो उसके लिए उसको एक अच्छे नेता की आवश्यकता होती है, जो सही नेतृत्व कर पाए, है ना। वह उस संस्था को आगे पहुंचा सकता है, संगठन को, संस्था को आगे बढ़ा सकता है। उसके लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। एक अच्छा नेता चाहिए होता है किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, समूह को आगे बढ़ाने के लिए। जो नेता होता है वो अपनी सूझबूझ, दिमाग, विचार, सोच समझ से अनेक कार्यों को संपादित करता है। रेमसेयर और अन्य के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों को 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से वो 9 क्षेत्र हैं, आइए उनको समझते हैं। कार्यों के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना, यह शैक्षिक नेतृत्व का काम है कि जो भी काम किया जा रहा है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप ये काम कर रहे हैं। आप ये जो क्लास देख रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। इसके पीछे आपका उद्देश्य है आप बीएड में अच्छा कर पाएं, कॉन्सेप्ट को समझ पाएं, अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। हर एक काम के लिए उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। नीतियों का निर्धारण करने का काम शैक्षिक नेतृत्व करता है, यानी कि नेता करता है, शिक्षा से संबंधित नेता। कार्यों का निश्चय करना एक नेता करता है। आपका क्लास टीचर हो सकता है, प्रधानाचार्य हो सकते हैं। प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचों में एक सामंजस्य स्थापित करने का काम नेता करता है। प्रभाव का मूल्यांकन, शिक्षा विकास के लिए सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर काम करना, समाज के शैक्षिक साधनों का उपयोग करना, समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना, संबंधित तथा शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तियों से विचार विनिमय करना। ये रेमसेयर तथा अन्य ने जो है शैक्षिक नेतृत्व के 9 क्षेत्रों का वर्णन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर ग्रेग के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व का काम है निर्णय लेना। शिक्षा से संबंधित जो नेता होता है वह निर्णय लेता है, सही डिसीजन लेने का काम नेता करता है। कोई भी प्लान करने का काम नेता की अहम भूमिका होती है। विचार तो सब अपने अपने देते हैं, लेकिन सबके विचारों को तो नहीं माना जा सकता ना। जिसका विचार सही, सटीक, उचित है, उसी के विचार को एक्सेप्ट किया जाता है नेता के माध्यम से। व्यवस्था करना, विचार विनिमय करना, अपना प्रभाव डालना, सामंजस्य स्थापित करना, मूल्यांकन करना, ये सभी काम शिक्षा से संबंधित नेता के होते हैं। ये हमने नेता के कार्यों को ठीक तरीके से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझिए। प्रकार पिछले साल भी पूछे गए थे, हर साल पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दिया है पेड स्टूडेंट्स के ग्रुप में, ठीक है। आपको मिल गया होगा, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। पता लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की भाषा क्या रहती है, एंड
कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पेड कंटेंट नहीं लिया है तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा जो कंटेंट होता है वो पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, नंबर 1 तो निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश नेतृत्व में क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए, इस नेतृत्व के स्वरूप में नेता अपने फॉलोअर्स, अपने कर्मचारियों या टीम मेंबर पर अत्यधिक नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। यानी कि जिस ग्रुप में जो नेता हो वो अपने टीम मेंबर्स पर अपना पूरा कंट्रोल रखने का प्रयास करे, यानी कि जो हम कहें वही हो, जो हम निर्धारित करें, जो हम निर्णय लें, हमारे निर्णय को सब माने, हमारी बात को कोई काटे नहीं। ये क्या हो गया, ये निरंकुश नेतृत्व हो गया। अधिकांश व्यक्ति इस तरह के नेतृत्व को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसमें नेता अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लेता है, वह दूसरे को कुछ नहीं समझता, दूसरे के विचारों को जो है कि क्या नहीं करता, दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, है ना, उसको महत्व नहीं देता। इसलिए इस नेतृत्व को उचित नहीं माना गया है। दूसरा है अहस्तक्षेप नेतृत्व। जो अहस्तक्षेप नेतृत्व है इसमें नेतृत्वकर्ता का मात्र अनुवीक्षता करना होता है। ये नेतृत्व तभी सफल होता है जब कर्मचारी अनुभव प्राप्त एवं कुशल हो। ये जो हस्तक्षेप नेतृत्व होता है इसमें नेतृत्वकर्ता तभी सफल है जब कर्मचारी अनुभव प्राप्त और कुशल हों। इस तरह के नेतृत्व में प्रबंधक का कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं होता। अगला है नौकरशाही नेतृत्व। नौकरशाही नेतृत्व के संबंध में कहा जाता है कि वे किताबों के अनुसार काम करते हैं। किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बुक्स, है ना, वे मशीनी तंत्र के समान काम करते हैं। जो नौकरशाही नेतृत्व है इसमें किताबों के हिसाब से मशीनी तंत्र के समान काम किया जाता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व। यद्यपि लोकतांत्रिक नेतृत्व में अधिक निर्णय लोकतांत्रिक नेता ही करता है। कौन करता है, लोकतांत्रिक नेतृत्व में अधिक से अधिक निर्णय लोकतांत्रिक नेता ही करता है। यह प्रक्रिया वहां के कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करती है। अगला है जनोन्मुखी नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में कर्मचारी को संगठित करने, उनकी सहायता करने, उनका विकास करने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसमें टीम वर्क अत्यंत सशक्त होता है। जो जनोन्मुखी नेतृत्व होता है, इसके जो कर्मचारी होते हैं उनको संगठित करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि वो एक साथ मिल करके काम कर सकें, उनकी सहायता की जा सके, उनका डेवलपमेंट भी हो, है ना, इस तरीके से इसमें काम किया जाता है। अगला है सेवक नेतृत्व। सेवक नेतृत्व इस तरह के नेतृत्व में जो नेतृत्व करता होता है उसकी पहचान कठिन होती है। यह नेतृत्व लोकतांत्रिक नेतृत्व के समान ही होता है। इसमें नेतृत्वकर्ता किसी संस्था में भी किसी स्तर पर हो सकता है। अगला है कार्योन्मुखी नेतृत्व। जो कार्योन्मुखी नेतृत्व होता है इस नेतृत्व के प्रकार में नेतृत्वकर्ता जो लीडरशिप कर रहा है कुछ हद तक निरंकुश होता है। यह कर्मचारियों की कुशलता की उतनी परवाह नहीं करता। चमत्कारी नेतृत्व। इस तरह के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता अपने कर्मचारियों में निरंतर उत्साह बनाए रखता है। यह नेतृत्व अधिक ऊर्जावान होता है। इसमें जो नेतृत्वकर्ता होता है उसके जो कर्मचारी होते हैं, ग्रुप मेंबर्स होते हैं, वह उनमें उत्साह बनाए रखता है, क्योंकि यदि वे उत्साहित रहेंगे, प्रोत्साहित रहेंगे, इनकरेज उनको किया जाएगा, देन वो अच्छा काम कर पाएंगे। अगला है कार्य संपादन नेतृत्व। इसमें कर्मचारी नेतृत्वकर्ता की पूर्ण बात मानता है। जो कर्मचारी होता है वह नेता की पूरी बात मानता है। इसमें नेतृत्वकर्ता को अधिकार है कि वह उन कर्मचारियों को दंडित करे जो पूर्व निर्धारित मानकों को पूर्ण न करते हों, यानी कि पहले से जो काम फिक्स कर दिया गया यदि वह उसको तय समय पर काम नहीं कर रहा है ना, तो उसको दंडित भी किया जा सकता है। रूपांतरण नेतृत्व। रूपांतरण नेतृत्व दूरदर्शी होता है तथा अधिकांश समय संचार में खर्च करता है। तो ये हमारे 10 नेतृत्व के प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए एक बार नजर डाल लीजिए। पहला है निरंकुश नेतृत्व, हस्तक्षेप नेतृत्व, नौकरशाही नेतृत्व,
लोकतांत्रिक नेतृत्व, जनोन्मुखी नेतृत्व, सेवक नेतृत्व, कार्योन्मुखी नेतृत्व, चमत्कारी नेतृत्व, कार्य संपादन नेतृत्व तथा रूपांतरण नेतृत्व। आप इसमें से 7-8 नेतृत्व याद कर लेंगे, पूरे 10 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 7-8 नेतृत्व लिख देंगे, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे जो एक इफेक्टिव लीडर होता है उसके इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या होती हैं, आइए समझते हैं। किसी भी संगठनकर्ता अथवा संस्था को उचित दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए प्रभावी नेता की आवश्यकता होती है। नेता कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। शैक्षिक क्षेत्र में ये नेता प्रधानाध्यापक अथवा प्राचार्य के रूप में हो सकता है। जो आपका नेता शिक्षा के क्षेत्र में जो एक प्रभावी नेता होता है वो आपके प्राचार्य जी हो सकते हैं। ठीक है, प्रशासक हो सकता है। एक अच्छे नेता के अच्छे गुण ही संस्था को तीव्र गति से विकास की ओर उन्मुख करते हैं, तीव्र गति से विकास की ओर ले जाने का काम करते हैं। यदि जो है हमारा नेता अच्छा होगा, प्रभावी होगा, उसके उच्च गुण होंगे, आदर्श होंगे, है ना, अच्छा व्यवहार होगा, तो संस्था हमारी तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ेगी। एक अच्छे एवं प्रभावशाली नेता में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक तो शारीरिक गुण होना चाहिए, भाई क्वालिटी उसके अंदर जो है फिजिकल भी होनी चाहिए। फिजिकल क्वालिटी क्यों मायने रखती है? देखिए, एक प्रभावी नेता में कुछ शारीरिक गुणों का होना वांछनीय है। जैसे वो देखने में भद्दा ना लगे, ऐसा ना हो कि बहुत दुबला पतला हो, है ना, कमज़ोर हो तो उससे बच्चे भी नहीं डरेंगे, है ना। ऐसा ना हो कि छोटे कद का हो। शरीर की ऊंचाई उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए। समूह के सदस्यों से बहुत अधिक कम या ज़्यादा ना हो, यानी कि समूह के जो सदस्य हों उनसे वो बहुत अधिक जो है उसकी शरीर की ऊंचाई ना हो, बहुत अधिक कम भी ना हो। उसका वजन भी संतुलित होना चाहिए, एकदम कतई ऐसा ना हो कि पेट पूरा बाहर ही निकला हो, है ना बहुत दुबला हो ना बहुत मोटा हो। उसमें स्फूर्ति होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, है ना, एक सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए, उच्च गुण वाला होना चाहिए, आदर्श व्यवहार वाला होना चाहिए। ये सभी गुण उसके अंदर होने चाहिए। बात समझ में आ गई। दूसरा गुण उसके अंदर बुद्धि तो जरूर होनी चाहिए, तभी तो वो इतनी बड़ी संस्था को आगे बढ़ा पाएगा। नेता में उच्च बौद्धिक योग्यताएं होनी चाहिए। बुद्धि के आधार पर वह समूह की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि किसी भी संस्था में आए दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, समस्याएं आती रहती हैं। यदि वो समस्याएं क्लास टीचर से नहीं, पहले तो वो जो है क्लास टीचर के पास समस्याएं जाती हैं, क्लास टीचर से नहीं जो है सॉल्व होती हैं, तो जो वाइस प्रिंसिपल होता है उसके पास जाती हैं, वहाँ से नहीं सॉल्व होती हैं, देन वो हमारे प्राचार्य जी के पास समस्या जाती है। प्राचार्य जी के पास यदि बुद्धि नहीं होगी, है ना, अच्छा इंटेलिजेंस नहीं होगा, तो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएगा? इसके लिए जरूरी है बुद्धि होना। समूह के लिए उद्देश्य तथा नीतियां कर सकता है। बेव तथा हेलिंगवर्थ आदि ने नेता के लिए उच्च बौद्धिक क्षमताओं का होना अनिवार्य बताया है। सर्जेंसी यानी उद्दीपकता होनी चाहिए। नेता में स्फूर्ति, हर समय वो थोड़ा सा प्रसन्न दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि घर से मुंह लटका करके आए, है ना, दुखी दिखे या हर समय गुस्से में नजर आए। नहीं, उसके चेहरे पे एक प्रसन्न चित्ता यानी कि हैप्पीनेस नजर आनी चाहिए। वो स्पष्टता होनी चाहिए, तत्पर हो हर काम को करने के लिए, हर समय तैयार रहे। समय की पाबंदी जैसे गुणों का होना नितांत अनिवार्य है। समय की पाबंदी बहुत आवश्यक है, यानी कि खुद भी समय पर विद्यालय में आए और बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे भी कहे कि वो समय पर विद्यालय में उपस्थित हों, समय से घर जाएं, है ना, नितांत अनिवार्य। ऐसा ना हो कि हम प्राचार्य हैं तो हम कभी 10 बजे जा रहे हैं, कभी 11 बजे जा रहे हैं, कभी जो है घंटा भर पहले आ रहे हैं छुट्टी से। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी समूह ऐसे व्यक्ति को नेता पद पर पसंद नहीं करता जो आलसी हो, है ना, निस्तेज, बड़ा ढीला ढाला हो, आकर के अपना कुर्सी पे फैल जाए, सो जाए, लापरवाह हो, है ना, तथा हमेशा दुखी रहने वाला हो। ये सब क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर दूरदर्शिता हो, यानी कि दूर की सोचने वाला हो, है ना, फ्यूचर की सोचने वाला हो। नेता ऐसा हो जो दूर की सोचे, भविष्य की सोचे, वर्तमान का सामना करे, भूतकाल से सीखे। भूतकाल का मतलब है जो समय आपका बीत गया, वहाँ से हमें पास्ट से हमें क्या मिलता है? पास्ट से हमको सीख मिलती है। चाहे आप किसी भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो,
जो समय बीत गया वहाँ से हम सीखते हैं। यदि नेता में दूरदर्शिता का अभाव है, यदि वो दूर की नहीं सोच सकता, भविष्य की नहीं सोच सकता, तो वह अपने जो अनुयायी हैं उनके भावी कल्याण की योजना भी तो नहीं बना पाएगा। दूसरी बात है, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसा कहने वाला ना हो कि यार ये काम तो नहीं हो सकता, इसको हटाओ, इसको छोड़ो, नहीं, ऐसा नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए। जिस नेता में आत्मविश्वास होता है वो उचित निर्णय ले सकता है। आत्मविश्वास के अभाव में वह निर्णय लेने में संकोच करेगा। जो नेता अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह दूसरों पर क्या ही विश्वास करेगा, दूसरे भी उस पर क्या ही विश्वास करेंगे जब उस पर खुद पर विश्वास नहीं है तो, है ना। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है एक नेता के अंदर। ओके, चलिए अब हम इसके प्रभावी नेता की कुछ विशेषताएं हैं उनकी बात कर लेंगे। फिर नेतृत्व के जो सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, प्रभावी नेता यानी कि प्रधानाध्यापक या जो प्राचार्य होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या विशेषताएं होती हैं? एक प्रभावी नेता जोखिम उठाने वाला यानी कि रिस्क टेकर होना चाहिए। अगर आप जीवन में रिस्क नहीं लेंगे तो फिर जीवन में सफल नहीं होंगे। भाई अगर आप सफल हो गए तो ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, असफल हो गए तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा, है ना। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा, अनुभव तो हो जाएगा, लोगों को तो बताएंगे आप। रिस्क लीजिए, है ना, जरूरी है। प्रभावी नेता की विशेषता है कि वह स्वयं नियंत्रित, सेल्फ कंट्रोल रहता है। प्रभावी नेता प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल, केयरिंग इंडिविजुअल रखने वाला होता है। वह नरम और संतुलित, मॉडेस्ट एंड बैलेंस्ड रहता है। वह कार्य के प्रति दृढ़ और अडिग रहता है, यानी कि कार्य के प्रति हमेशा सकारात्मक रहता है, मजबूत रहता है, दृढ़ रहता है। उसका जो निर्णय होता है वो भी एकदम कतई अटल होता है। डियर फ्रेंड, बस क्लास एंड होने वाली है, आपको बता चुके हैं और कि जो हमारा कंटेंट होता है यदि वो आप ले लेते हैं तो फिर आपको बाहर से ना तो कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, नंबर जो हमने बताया है 9628182649, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो एक प्रभावी नेता होता है वह स्वयं और उसके कार्य प्रेरणास्पद यानी मोटिवेशनल होते हैं। प्रभावी नेता में स्वच्छ, अपराध स्वीकृत यानी क्लियर कमिटमेंट होती है। वह अंतर्ज्ञानी और नैतिक यानी कि विजनरी एंड एथिकल होता है। ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं एक प्रभावी नेता में। अगली क्लास में हम लोग कल सुबह 9 बजे करेंगे नेतृत्व के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ये आपको कल सुबह 9 बजे क्लासेस की मिलेगी। ठीक है, चलिए शाम की 4 बजे जो क्लास रहेगी उसको लेना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।